चलिए हम देखे थे इससे पहले कि पूरे भारत में क्या हो रहा था। यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग अब बलवान हो गई थी। हम पूर्ण स्वराज्य की मांग को कहाँ पर देखे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में देखे थे, जो 1929 में हुआ था। यहाँ पर पूरे भारत में अब पूर्ण स्वराज्य लागू करने का संकल्प लिया जाता है। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिम्मेदारी दे दिया जाता है और उनको इसका नेतृत्व करता घोषित किया जाता है। उसके बाद अब पूरे भारत में क्या होता है? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अब चरण स्टार्ट होता है, जिसे बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण बोला जाता है। देखिए, दो बार आपको मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक प्रथम चरण 1930 में मिलेगा और इसके आगे जाएंगे एक बार 1932 में मिलेगा, 2 साल बाद। तो प्रथम चरण से भी स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ऑप्शन के हिसाब से आपको पहचानना होगा कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का कौन सा चरण का पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन क्लियर रहता है, ऐसा प्रथम द्वितीय करके नहीं पूछा जाता है। द्वितीय में क्या हुआ था? द्वितीय में सीधे सीधे आपको यहाँ पर मिलेंगे कि जो राधाबाई मिलेंगी, वो सब लोग आएंगे अब यहाँ पर, तो आपको वहां पर अलग से समझ में आ जाएगा जब द्वितीय चरण में चलेंगे। हम अभी देख रहे हैं प्रथम चरण में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930 में स्टार्ट हो गया था। पूरे देश में गांधी जी ने यहाँ पर इसको चालू करने का संकल्प लिया था और उसको जमीनी मूर्त दे दिया था। अब यहाँ पर शुरू होता है पूर्ण स्वराज्य की मांग। हमने देखा था यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में कि पूरे भारत में पूर्ण स्वराज अब चालू हो गया है, उसके लिए अब स्टेप आएंगे। तो इसका पूरा का पूरा कार्यक्रम कहाँ पर भी चल रहा है? मध्य प्रांत में भी चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। अब मध्य प्रांत की बात हम देखते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य स्पेशल शामिल होता है। यहाँ पर आते हैं कि पूर्ण स्वराज में अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का सप्ताह मनाया जाता है। चलते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। मध्य प्रांत में शामिल छत्तीसगढ़ का स्पेशल हम देख रहे हैं, जहां से छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी सीजी व्यापम के भरमार क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये सब सेक्शन देखिए बहुत ही सेलेक्टिव सेक्शन होते हैं। यहाँ से आपको हमेशा तैयारी पुख्ता रखनी होगी, क्योंकि भारतीय इतिहास का जो आधुनिक है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी आधुनिक इतिहास भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 क्रम को आप एक साथ याद रख लीजिए कि 3 क्रम को कैसे कैसे यहाँ पर लाया गया था। तीनों से क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा। इन स्वराज्य के तरीकों को आप यहाँ पर क्रम से जमाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के यहाँ पर जो भी कार्य शुरू किए गए थे, उसको 3 क्रम को आप तो पहले जमा लीजिए। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पूर्ण स्वराज्य का सप्ताह। सप्ताह मतलब 7 दिन में यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुए थे, उसको सप्ताह में यहाँ पर घोषित किया गया था और उसको पूरा किया गया था। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा 6 से, यही कलर है इसलिए नहीं दिख रहा है। सबसे पहले देखते हैं 6 तारीख से 13 अप्रैल तक। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, पूरा डेट याद होना चाहिए। यहाँ पर जब कि छत्तीसगढ़ राज्य विशेष की बात आती है तो आपका हर डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्ष रहेगा 1930 ही रहेगा। 1930 आपको पता है, अच्छे से पता है कि प्रथम चरण 1930 में हुआ था, लेकिन वो डेट 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यह डेट याद होना चाहिए, अप्रैल का एकदम शुरू महीना। हम यहाँ पर देखे थे दांडी मार्च अप्रैल में ही पूरा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं वहीं से शुरू होता है। छत्तीसगढ़ में भी पूरा का पूरा प्रभाव इसका। यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य सप्ताह स्टार्ट किया जाता है, जिसका जो तारीख है 6 अप्रैल से हो जाएगा 13 अप्रैल। 13 स्वराज्य, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। तो यहाँ पर 6 से 13 अप्रैल इसका क्रम जमा रहे हम लोग। फिर वहीं पर बीच में आते हैं 8 अप्रैल को, तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल होते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाकर यहाँ पर NaCl का यहाँ पर उत्पादन करते हैं सामूहिक सांकेतिक रूप से, और बताते हैं कि हमने भी नमक कानून तोड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में कोई समुद्र नहीं है। तब समुद्र आपने देखा था कि तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार से नमक कानून का विरोध किया गया था। यहाँ पद यात्राएं हुई थी, खुद गांधी जी जो यहाँ पर दांडी मार्च किए थे, तो नमक वाले समुद्री क्षेत्र पर जाकर नमक कानून का वहां पर विरोध किए थे और पद यात्रा के साथ किए थे। सभी भारत में सभी तटीय राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में कोई यहाँ पर नहीं है समुद्र। यहाँ पर सांकेतिक रूप से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हुए यहाँ पर NaCl का उत्पादन किए थे और सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़े थे। यह क्रम में दूसरे नंबर पे आ जाएगा, हो जाएगा 8 अप्रैल का दिन आ जाएगा। यहाँ पर तीसरे क्रम में चलते हैं। यहाँ पर रायपुर में राजनीतिक परिषद होता है। यहाँ पर ये क्रम जमा रहे हैं हम लोग, इस क्रम से आपको जमाना ही होगा क्योंकि यह पूछा जाएगा। इसके तत्पश्चात होता है रायपुर में राजनीतिक परिषद का यहाँ पर सम्मेलन होता है, जिसकी तारीख होती है 15 अप्रैल से 15 अप्रैल ही होता है, उसी दिन मनाया जाता है। ये हालांकि पहले होता है, तो होना चाहिए था 13 अप्रैल को, लेकिन यहाँ पर कुछ कारणों के साथ मैं इसकी व्याख्या अलग से कर दूंगी। ये होता है 15 अप्रैल का, फिक्स अब होता है 15 अप्रैल। तो ये आपको डेट याद रखना है शुरू का 6 से 13 अप्रैल। बीच में 6 और 13 अप्रैल के बीच में एक काम और होता है, क्या होता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। फिर यहाँ पर भी नमक कानून तोड़ा जाएगा, पर स्पेशल इसको याद रखना है। यहाँ पर आते हैं 15 अप्रैल को, तो यहाँ पर होता है रायपुर का राजनीतिक परिषद का बैठक होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है यहाँ पर सारी चीजें। 6 तारीख, 13 तारीख, फिर 15 तारीख, इस तरह से क्रम जमा लीजिएगा। और चूंकि यहाँ सप्ताह की बात की गई थी, 7 दिन जोड़ के आप यहाँ पर 13 तक पहुंच जाइएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण स्वराज्य सप्ताह। आगे बढ़ने वाले में कब से कब तक मनाया गया था? 6 से 13 अप्रैल। यह मनाया गया था 6 से 13 अप्रैल। ये 7 दिन का है, 7 डेज का है। ये 7 डेज का कार्यक्रम है, जो यहाँ पर पूर्ण स्वराज वाला जो संकल्प लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, उसके कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में भी चालू हो गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ण स्वराज्य सप्ताह में यहाँ पर कार्यों को यहाँ पर घोषणा की जाती है कि एक सप्ताह जो मनाया जा रहा है यह कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले कार्य को हम देखते हैं। पहले यहाँ पर झंडा दिवस मनाया जाता है, मतलब जो गांधी जी का यहाँ पर बताया गया झंडा है, हम उसको हर जगह लहराएंगे, तो झंडा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद बहिष्कार दिवस रहता है, अंग्रेजों की सारी चीजों का बहिष्कार दिवस होता है उस दिन। फिर होता है पिकेटिंग दिवस, पिकेटिंग अर्थात धरना। पिकेटिंग दिवस अर्थात धरना दिवस मनाया जाएगा। धरना किस प्रकार का धरना? विरोध का धरना या फिर शराबबंदी से संबंध होते हुए धरना दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर गांधी दिवस, गांधी जी के समर्पित करते हुए गांधी दिवस मनाने का यहाँ पर प्रस्ताव रहता है और कार्यक्रम रहता है। फिर आते हैं महिला दिवस, फिर आते हैं गढ़वाल दिवस। गढ़वाल रेजिडेंट आपने देखा है, पढ़ा है भारतीय इतिहास में, उनको समर्पित करते हुए गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। फिर आते हैं राजबंदी दिवस। राजबंदी मतलब जो यहाँ पे हमारे जो नेतृत्वकर्ता बंदी हैं उनके लिए यहाँ पर राजबंदी दिवस रखा गया था लास्ट में। इस प्रकार से क्रम को भी आप इस प्रकार से जमा के याद रखिएगा। सबसे पहले झंडा, लास्ट में राजबंदी दिवस है। सबसे पहले झंडा दिवस, फिर बहिष्कार, बी नंबर पर बहिष्कार दिवस है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर है पिकेटिंग दिवस है, चौथे नंबर पर गांधी दिवस है, फिर 5वें नंबर पर महिला दिवस है, फिर 6वें नंबर पर गढ़वाल दिवस है, और लास्ट में हो जाएगा राजबंदी दिवस। यह दिवसों से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है, पर ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ से अब क्वेश्चन ना बने। ठीक है, आगामी किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। गांधी जी के जो 11 सूत्रीय जो आपकी नियमावली थी, 11 सूत्रीय जो मांगे थी, उससे भी क्वेश्चन लगता था कि नहीं आया होगा कभी, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। उनकी मांगों को पूछा गया था कि कौन कौन सी मांग है, उसको छाटिए। यहाँ पर उसी तरह से आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण स्वराज्य सप्ताह कब मनाया गया था। इससे क्वेश्चन तो आ गया है, डेट से आ गया है, 6 से 13 अप्रैल 1930 में मनाया गया था। इससे क्वेश्चन नहीं आया है कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रम शामिल रहे हैं। तो आपको ये कार्यक्रम याद होने चाहिए। आपको 4 रहेगा, उसमें से एक दूसरा रहेगा, आपको उसमें से छांटने में अब आसानी हो जाएगी, तो आप उसमें से निकाल कर रिफाइन कर लीजिएगा कि ये थे। जो आपको अलग दिख रहा है उसको आप क्रॉस मार दीजिएगा, या फिर 2 पूछा जा सकता है, 4 में 2 सही हो सकता है, या 4 में 3 सही हो सकता है। इस तरह से यह जमाने को होगा। अब हमने दूसरे क्रम में क्या देखा था? 8 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने का यहाँ पर देखा था
ये हो जाएगा 8 अप्रैल 1930 को। यह डेट पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में नमक कानून कब तोड़ा गया था, तो यह दिनांक पूछा गया है। तो 1930 तो सबको पता होगा, अप्रैल तक भी पता होगा, लेकिन 8 तारीख तो नहीं पता रहता है। तो 8 तारीख की गलती यहाँ पर आपको भुगतान न करना पड़े, इसलिए 8 तारीख को आपको याद रखना होगा। 8 से 8 कर लो थोड़ा सा, 8 मैंने कला। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के पास यहाँ पर विरोध करने की बहुत बड़ी कला क्या थी कि समुद्र नहीं है जाने दो, हम अपना खुद एक आर्ट विकसित करते हैं, हम नमक उत्पादन कर लेंगे। यहाँ पर ये 8 से 8 अप्रैल आप कर लीजिएगा। इसका सीधे नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाते हैं। देख रहे हो पंडित रविशंकर शुक्ल अपने अंतिम समय तक यहाँ पर भारत की आजादी के लिए जुझारू, इनका जुझारूपना आप देख रहे हो, लास्ट तक अंतिम सांस तक रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखते हैं इनका सहयोग कौन किए थे, राजनांदगांव के मजदूर यूनियन के नेता कौन थे, यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। इनके नाम से भी क्वेश्चन आगामी देखने को मिल जाए तो आप लोग बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला हो जाएंगे महंत लक्ष्मी नारायण दास। तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए नमक कानून, नमक से आपको एक बार कोई कहावत पूछा था, कोई एक राजा रानी की कहानी थी, उसमें राजा ने कई लोगों से पूछा, अपने चहेतों से पूछा कि बताओ कि आप हमको किस तरह से प्रेम करते हो। तो किसी ने कहा कि आप एक मिठाई की तरह हम आपको प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत मीठा की तरह प्रेम करते। ऐसे करते करते कईयों ने आंसर दिया, ड्राई फ्रूट का भी दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपको नमक की तरह प्रेम करते हैं। राजा क्रोधित हो गए, लेकिन बाद में सोचे कि नमक तो अपोजिट चीजें होती हैं, इसने नमक क्यों कहा। तो उन्होंने स्पेशल बुलाकर अपने कक्ष में पूछा कि बताइए कि आपने मुझे क्यों कहा। सबने मुझे अलग अलग उपाधियों से बोला कि आप शक्कर की तरह मीठे हैं, आप ये मिठाइयों की तरह मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप शहद की तरह मीठे हैं, होता है ना। तो आपने क्यों कहा कि मुझे कि नमक की तरह हूं मैं यहाँ पर। तो बोला कि राजा साहब, सारी मिठाइयों से दिल भर जाता है, लेकिन नमक से कभी दिल नहीं भरता है। तो अच्छा आंसर है, नमक आपके जीवन का रोज का चीज है। देखिए आपको मीठा से एक दिन उब जाओगे खाते खाते। त्योहार में क्या होता है, अब नहीं खाना है, अब मीठा नहीं खाना है, अब ये मिठाई हमसे हटा दो हमारी आंखों से। लेकिन वही नमकीन चीज आप रोज खाते हो, कभी नहीं उबते हो। तो यहाँ पर नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती है, रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी होता है, इसलिए नमक से प्यार है कर सकते हैं। और नमक बहुत जरूरी चीज होती है, तो घर की लक्ष्मी जो होती है उसको जोड़ लीजिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ सब्जियां वब्जियां नमक उमक बराबर बराबर डालते रहती हैं। तो महंत लक्ष्मी नारायण दास, किसी प्रकार से भी आपको दिमाग में याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह और महंत लक्ष्मी नारायण दास इनके सहयोगी थे। अब यहाँ पर आते हैं छत्तीसगढ़ का आपने देखा है, पूरा मैप देखा है, पूरे भारत में उसकी अवस्थिति देखी है, उसकी सारी सीमाओं को देखा है कि 7 राज्य उसको यहाँ से छूते हैं चारों तरफ से। आपने यह देखा है कि इसको कोई यहाँ पर समुद्री सीमा नहीं टच करता है। यह 5 राज्यों में एक भू आवेष्टित राज्य है। देखिए पूरे भारत में आपसे पूछा जाएगा कि भू आवेष्टित राज्यों को लिखिए, तो आपका ये भारतीय जियोग्राफी में भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में भू आवेष्टित राज्य कितने हैं। तो आपको 5 नाम देना पड़ेगा, कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ झारखंड भी है भू आवेष्टित राज्य, और ऊपर हरियाणा वगैरह है, मध्य प्रदेश वगैरह है, ये सब आप देख लेंगे। तेलंगाना भी आ जाता है उसी में। तो इस तरह से मैंने तो बता ही दिया पूरा ठीक है ना। तो आप इसको अपने दिमाग में याद रखिएगा, जिसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है वह होता है भू आवेष्टित राज्य होता है। छत्तीसगढ़ भी उसी में शामिल है। तो यहाँ पर जहां जहां समुद्र था वहां वहां सभी ने क्या किया है कि वहां पर समुद्री तट पर जाकर पद यात्रा करके नमक कानून का विरोध किया है। छत्तीसगढ़ में इसको सांकेतिक रूप से अपनाया गया है। गांधी जी के नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर नमक कानून तोड़े गए थे। यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल और उनके सहयोगी ठाकुर प्यारेलाल सिंह और महंत लक्ष्मी नारायण दास के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, नमक कानून का विरोध करते हैं। यहाँ पर NaOH, आप इसका नाम जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरफ हो गया, इसको हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा ताकि यह बनाते समय और आपके मेंस एग्जाम में लिखने में भी काम आएगा कि किस तरह से बनाया गया था। और दूसरी तरफ है इधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको सोडा बोलते हैं। देखिए एक तरफ को ना सोडा मिलाकर इन्होंने दोनों को, सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को मिलाकर यहाँ पर अभिक्रिया कराते हुए यहाँ पर क्या बन जाता है, फिर NaCl बन जाता है। इसी को बोला जाता है नमक, इसी को नमक बोला जाता है। और क्रिया कराते समय H2O का भी उत्पादन होता है, हालांकि हमको सिर्फ नमक से यहाँ पर बात करनी है। इसी को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। इसी को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ये सब 10th और 9th का पढ़ा हुआ चीज है, तो आपको यहाँ पर वह चीज काम आ रहा है जो आपने पढ़कर निकाला है। यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा कि किस तरह से उन्होंने नमक का यहाँ पर उत्पादन का कार्य किया था और बकायदे उसका विरोध किया गया था। इसी वजह से अब देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया जाता है। अंग्रेजों का कहना था कि तुमने नमक क्यों बनाया, क्यों तुम संकेत बनाया नमक का, ठीक है, तुमने संकेत क्यों बनाया, हमारा विरोध क्यों किया। बस आगे चलते हैं। अब हमारे तीसरे क्रम में क्या आ रहा है, रायपुर राजनीतिक परिषद की सम्मेलन होते हैं और बैठकें होती हैं। वह कब होता है, 15 अप्रैल 1930। यह डेट याद होना चाहिए। 15 को 14, 13, 12 सब पूछा जाएगा। आपका दिमाग का दही होगा, यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में भी पूछा जाएगा कि यह राजनीतिक परिषद की बैठक जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल थे, या ऐसे कुछ वो बोला जाएगा, यह हुआ था 8 अप्रैल 1930 को। 8 अप्रैल 1930 को हुआ था क्या, कहाँ हुआ है, ये तो 15 अप्रैल को हुआ है। मैंने राजनीतिक परिषद की बात की है, आपको 8 तारीख भी मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो 8 तारीख को नहीं हुआ था, ये राजनीतिक परिषद की बैठक रायपुर में हुई थी। यह भी पूछा जाएगा कि यह बैठक कहाँ हुई थी, तो रायपुर में हुई थी। अभी हम देख रहे हैं रायपुर के कार्य, ठीक है। फिर हम देखेंगे धमतरी में क्या कार्य हुए थे, फिर हम देखेंगे बिलासपुर में क्या कार्य हुए थे। अलग अलग जगहों का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। आप रायपुर में देख रहे हो ना, ये तो रायपुर राजनीतिक परिषद का बैठक आप देखोगे। इससे पहले रायपुर में पूर्ण स्वराज सप्ताह देख लिए, वो सब रायपुर में हुए हैं। हम अब इसको देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल रहते कहाँ थे, रायपुर में ही रहते थे, तो सारे कार्यक्रम का नेतृत्व वही ना कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इसका समय, बिल्कुल डेट याद होना चाहिए। 15 अप्रैल महीने में हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। 15 अप्रैल को होता है रायपुर में राजनीतिक परिषद की बैठक होती है। ऐतिहासिक बैठक कहना चाहिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाता है। यहाँ पर अध्यक्षता कौन करते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास को आपने कहीं और याद किया था, बताइए कहाँ, चितरंजन दास और छत्तीसगढ़ में स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष वहां पर भी थे। तो आपको यहाँ पर 2 जगह नाम देखने को मिल गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर राजनीतिक परिषद की बैठक जो रायपुर में हो रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सेठ गोविंद दास कर रहे थे। यहाँ पर उद्देश्य क्या था, नमक कानून तोड़ने का ही कार्य होना था। यहाँ पर भी इसका नेतृत्व, देखिए अध्यक्षता और नेतृत्व में अंतर है। यहाँ पर दोनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह बनना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता जैसे स्पीकर करते हैं और नेतृत्वकर्ता एक विशेष रूप से व्यक्ति होते हैं। तो नेतृत्वकर्ता में यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल होंगे और यहाँ पर जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो कौन हो जाएंगे, सेठ गोविंद दास हो जाएंगे। स्वराज पार्टी से ही याद रखते चलिएगा इनको, यहाँ पर भी 2 बार मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा जो CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, कि यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर्म में पूछा गया था कि देखिए यह जो राजनीतिक परिषद की बैठक रायपुर में हो रही है, यह होना था 13 अप्रैल को। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। यह जो राजनीतिक परिषद रायपुर की बैठक हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, यह 13 अप्रैल 1930 को फिक्स डेट था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू
यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने के लिए कौन इनवाइट थे, कौन करने वाले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय नेता, वह यहाँ पर आने वाले थे। पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था इसी आंदोलन के परिपेक्ष में, तो गिरफ्तार कर लिया गया था तो ये यहाँ पर नहीं आ सके थे, इसलिए इनकी जगह अब कौन अध्यक्ष बनेंगे? यहाँ पर सेठ गोविंद दास, जो आपके जाने माने पूर्व के स्वराज दल के अध्यक्ष रहे हैं, उनको दोबारा यहाँ पर अध्यक्षता मिलती है। सेठ गोविंद दास को अब बनते हैं इस रायपुर के राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, यह दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है सेंटेंस फॉर्म में। ठीक है, बन जाएगा। अब चलते हैं, ये जो सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए, पता नहीं किस रूप में फोल्ड कर करके क्वेश्चन मिलते हैं आपको। यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए, और ये 4 नाम तो आपसे स्पेशल पूछे गए हैं, इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्वेश्चन क्या आया है कि रायपुर राजनीतिक परिषद की बैठक जो रायपुर में हो रही थी, उसके सदस्य कौन कौन थे? सदस्य 4 में से 3 नाम थे और 1 नाम नहीं था, उसमें से आपको 3 नाम छांटना था। तो यहाँ पर आपको ये जो 3-4 नाम है इसको याद रखना होगा कि चलते हैं कि रायपुर राजनीतिक परिषद में देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर दोबारा नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया है। NaOH और HCl मिलाकर सांकेतिक रूप से फिर से यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल को याद रखना है बिल्कुल कि ये जो चल रहा था राजनीतिक परिषद रायपुर का सम्मेलन, इसके जो 15 तारीख को चल रहा था, 15 अप्रैल को ही हो रहा था, इसमें कौन कौन से और सहयोगी थे, इनका नाम पूछा गया है स्पेशल क्वेश्चन में CGPSC में। यहाँ पर हो जाते हैं एक सेठ गोविंद दास, फिर हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण दास। लक्ष्मी नारायण दास आपको हर जगह मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र मिलते हैं, फिर मिलते हैं गया चरण त्रिवेदी मिलते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये पकड़कर याद करना है अब, ठीक है, तब तो आपको याद रहेगा कि नाम कौन कौन से है। भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कहाँ पर किसको जोड़ कर रखें। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नमक बना रहे हैं और रायपुर का राजनीतिक परिषद चल रहा है कि नमक लेने गोविंद लक्ष्मी के द्वार पर गया। अब बन जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, नमक लेने बस इतना कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा, क्योंकि ये नाम को ही याद करना सबसे बड़ा कठिन है। 3 में 4 में आप निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर नमक कानून के तहत आपको याद करना है, नमक सत्याग्रह चल रहा है, उसी के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन से एकदम दिमाग में रखना है। और नमक लेने गोविंद, तो सेठ गोविंद दास हो जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद लक्ष्मी के साथ, तो लक्ष्मी नारायण दास अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर द्वार पर गए तो द्वारिका प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, और गए से क्या हो जाएगा, गया चरण त्रिवेदी हो जाएंगे। इस तरह से आपको यह याद रखना है, इसको आप कोष्टक में डाल लो, ये दोनों कोष्टक में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा। ट्रिक करने के साथ आपको क्या हो जाएगा, चारों के चारों नाम याद हो जाएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल मोस्टली आपको तो याद हो चुके हैं कि यही रहेंगे। तो नमक लेने गोविंद लक्ष्मी के द्वार पर गए, तो यहाँ पर नमक से सत्याग्रह से चालू हो जाएगा, और गोविंद सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण दास, दोनों दास है। यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, नाम तो याद हो गया, बस आपको छोटा सा लिंक चाहिए कैसे हम जोड़कर रखें। फिर लक्ष्मी के साथ द्वार पर गए, तो द्वार से द्वारिका प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, और गया चरण त्रिवेदी हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपका ये काम बन गया है, इससे आपको बहुत सारा आसान होने वाला है चीज। अब देखते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल को हर चीज में यहाँ पर पाए ब्रिटिश लोग की ये हर चीज में आगे रहते हैं, और ये हमारा ज्यादा विरोध करते हैं। तो इनको इस कार्यों के लिए कि आपने नमक क्यों बनाया, क्यों यहाँ पर आप अभिक्रिया कराए, दूसरी अभिक्रिया कराते तो हम नहीं करते, नमक ही क्यों बनाए, नहीं तो उन लोग को तो आपत्ति करना ही था हर चीज में। तो इसी कारण से ये नमक कानून तोड़ने के कारण इन पर आरोप लगाते हुए इनको अब गिरफ्तार करते हैं गोदिया रेलवे स्टेशन में। गोदिया आप जानते हो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है।
रांजनगांव के उस तरफ आपको जाते हुए मिलेगा। और ये हावड़ा, कलकत्ता हावड़ा जो रूट होता है, यहाँ पर देखो कलकत्ता है तो ये ऐसे करते करते यहाँ पर कलकत्ता से शुरू हो रहा है, पश्चिम बंगाल से, तो ऐसे करते करते यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ पहुंचे, फिर यहाँ पर नागपुर आ जाएगा, तो यहाँ पर गोंदिया स्टेशन आ जाएगा, गोंदिया स्टेशन आ जाएगा जस्ट उधर महाराष्ट्र तरफ। तो यहीं पर अक्सर देखिए पूरे भारत में नागपुर बहुत प्रमुख जगह थी। सारे अधिवेशन आपको देखते हो अधिकतम कहाँ मिलते हैं, नागपुर में ही मिलते हैं। नागपुर का आपका रेलवे जोन का भी एक जोन शामिल था इसमें। तो यहाँ पर जो गोंदिया का रेलवे स्टेशन था, पंडित रविशंकर शुक्ल को यहीं पर अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा कि इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। फिर आते हैं कार्य एवं गठन। यही सब कार्य हो रहे थे तो यहाँ पे गिरफ्तार होने लगे। जो नेतृत्वकर्ता गिरफ्तार होते हैं तो उसके लिए अब कुछ उपाय करने होंगे ताकि यह चलता रहे। तो यहाँ पर युद्ध समिति का गठन किया जाता है। युद्ध समिति के नाम से क्वेश्चन आ चुका है कि युद्ध समिति का गठन कब किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य में। तो आपको अब पता चल गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गठित किया गया था, ताकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार चलता रहे, कार्य चलता रहे, युद्ध स्तर पर यह चलता रहे। तो यह हो जाएगा युद्ध समिति का गठन, इसको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं 5 पांडवों का गठन किया जाता है, क्योंकि रविशंकर शुक्ल यहाँ पर क्या है, गिरफ्तार है। तो अब रायपुर की जिम्मेदारी और लोगों को देनी पड़ेगी। तो यहाँ जैसे पूरे महाभारत में 5 पांडव भाई थे, एक साथ मिलकर पूरे युद्ध को जीतने के लिए यहाँ पर खड़े थे, उसी तरह रायपुर में 5 पांडव का गठन किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर 5 पांडव आपको जानना है क्या है कि अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिर 5 पांडव का नाम स्पेशल पूछा जाता है, आपको सही संबंध जोड़िए, या फिर कौन था युधिष्ठिर, कौन था भीम, इस तरह से जोड़ने को आएगा, या फिर 3-4 में से छांटने को भी आएगा। हम देखते हैं 5 पांडव का गठन देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यह कब गठन किया गया था यह भी याद होना चाहिए। 1930 जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरण चल रहा था वहां पर गठन किया गया था। फिर ये कहाँ पे गठन किया गया था यह भी पता होना चाहिए। हम रायपुर देख रहे हैं तो रायपुर में गठन किया गया था। नेताओं के यहाँ पर गिरफ्तार होने के साथ ही उसको और कर दिया गया था बड़ा, 5 पांडव यहाँ पर ला दिया गया था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 पांडव। हाँ ये ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में जो शामिल था उस समय, छत्तीसगढ़ में स्पेशल यहाँ से क्वेश्चन भरमार एकदम आईएमपी है सारे के सारे, बता रही हूँ। सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सेलेक्टिव पार्ट है ये सब। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार आए हैं। आप क्वेश्चन बैंक लगाकर देख लीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि सत्याग्रह के समय, नमक कानून तोड़ने के समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान प्रथम चरण में 5 पांडव का गठन रायपुर में किया गया था। साथ में रायपुर भी याद रखना है आपको, रायपुर में किया गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की भूमिका कौन निभाते हैं यहाँ पर, वामन राव लाखे। तो वामन राव लाखे से याद रखिएगा युधिष्ठिर। वामन राव लाखे से युधिष्ठिर याद रखना है। फिर आते हैं यहाँ पर भीम। भीम की भूमिका यहाँ पर किसकी रहेगी, हाँ भीम की भूमिका सीधे सीधे आप महंत वहंत मत याद करिए, लक्ष्मी नारायण दास। देखिए जिसके पास लक्ष्मी और नारायण दोनों रहते हैं वो भीम की तरह ताकतवर रहता है। लक्ष्मी मतलब पैसा, तो ऐसे याद करने के लिए ट्रिकी है। लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में है, मतलब वह व्यक्ति भीम हो जाता है, भीम की तरह बलवान होता है। तो भीम की भूमिका कौन निभा रहे हैं यहाँ पर, महंत लक्ष्मी नारायण दास। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अर्जुन की भूमिका कौन कर रहे हैं। ये अर्जुन की भूमिका नहीं है, ये अर्जुन जैसा कार्य कर रहे हैं, मतलब इनको इनके कार्यों के लिए संपादन करने के लिए इनको समर्पित किया गया है कि जिस तरह से ऐसी लड़ाइयों में इनका योगदान था, आपको भी ऐसे ही देखना होगा। तो यहाँ पर ठाकुर प्यारे लाल सिंह, देखिए हर जगह मिल रहे हैं, मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता यहाँ पर ठाकुर प्यारे लाल सिंह है, यहाँ पर अर्जुन का कार्य करते हैं। तो अर्जुन
बहुत प्यारे थे, इस टाइप से कर लीजिएगा। अर्जुन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे व्यक्ति थे उस समय भी, तो ठाकुर प्यारेलाल अर्जुन हो जाएंगे यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नकुल। नकुल की भूमिका, नकुल के कार्य में कौन रहते हैं? मौलाना अब्दुल रऊफ। अब्दुल कलाम आजाद नहीं ना, मौलाना अब्दुल रऊफ, ये नकुल। आपके नाक को ऐसे कोई पकड़ता है तो कैसे बोलते हो? उफ छोड़ दो, बोलते हो ना ऐसे करके, उफ छोड़ो मेरी नाक को, ऐसे करके याद करना। कुछ भी कर लेना, याद करने के लिए तो है टेक्निक थोड़ा सा। तो मौलाना अब्दुल रऊफ को याद करना है। उसके बाद आते हैं सहदेव। यहाँ पर आ जाएंगे लास्ट में शिवदास डागा, इनको याद रखना है, सहदेव। तो चलो इसको हम देखते हैं दोबारा। देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर युधिष्ठिर कौन होते हैं? वामन राव लाखे रहते हैं। फिर आते हैं भीम कौन रहते हैं? लक्ष्मी नारायण दास रहते हैं। फिर अर्जुन कौन रहते हैं? ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहते हैं। फिर आते हैं नकुल कौन रहते हैं? मौलाना अब्दुल रऊफ रहते हैं। और सहदेव कौन रहते हैं? शिवदास डागा रहते हैं। तो ये आपका सारा नाम है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस बार आगामी आए तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, आपने अभी रायपुर का देख लिया, रायपुर के जितने कार्य हुए थे उसको आपने सब कुछ जान लिया है कि रायपुर में क्या क्या हुआ था। पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया। फिर जब यहाँ पर नमक कानून तोड़े गए थे 8 अप्रैल को, देखा आपने। उसके बाद रायपुर राजनीतिक परिषद की बैठक, जो बहुत ही ऐतिहासिक बैठक थी और बड़े कार्य हुए थे, वो हो जाता है कौन? 15 अप्रैल 1930 का दिन, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे पर नहीं आ पाए थे क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए थे। वो 13 अप्रैल को होना था, 13 अप्रैल 1930 को होना था वो बैठक, जिसके कारण उसको आगामी बढ़ाकर 2 दिन बाद 15 अप्रैल 1930 को किया गया। यह क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में आया हुआ है। हम फिर देखते हैं उसके बाद चलते हैं, ये रायपुर के कार्यक्रम पूरे हो गए। अब हम देखते हैं धमतरी में क्या कार्य हुए थे। आपको रायपुर में मिलेंगे कार्यक्रम, धमतरी में देखा जाएगा, आपको यहाँ पर बिलासपुर में भी देखा जाएगा। ऐसे प्रमुख प्रमुख जगहों पर आपको यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरण दिखाई देंगे। हम चलते हैं धमतरी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्या कार्य किए गए थे। तो धमतरी में सीधे सीधे नेतृत्वकर्ता का आपका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? नारायण राव मेघावाले। धमतरी के बहुत ही यहाँ पर मतलब उत्कृष्ट व्यक्ति थे। धमतरी से कई लोगों का नाम आता है, तो इनको याद रखिएगा, नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले को आपने देखा था काकीनाडा अधिवेशन में गए थे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से प्रमुखता से दिखाई देंगे। यहाँ पर धमतरी में किस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये नारायण राव मेघावाले। यहाँ पर भी बिल्कुल पंडित रविशंकर शुक्ल के ही जैसा पूरा कार्य किया गया था। यहाँ पर भी NaOH और HCl को रिएक्शन कराते हुए नमक का उत्पादन किया गया था। सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा गया था। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा, इसे सोडा भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडा, और इधर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप लोग को हिंदी फॉर्म में भी लिख लेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन अभिक्रिया कराते हुए यहाँ पर ये नमक का उत्पादन किया गया था। इसे नमक बोला जाता है। और सोडियम क्लोराइड, टेंथ वाला में पढ़े हो ना, ये काम आ रहा है यहाँ पर। देखो फिर से ना, ये सारे आपसे जुड़े हुए चीजें हैं और इसको आप जब एग्जाम लिखोगे वहां पर भी काम आएगा। CGPSC प्री मेंस जो भी लिखोगे वहां पर भी पूछा जाता है कि क्लोरीन अभिक्रिया में क्या क्या आप उदाहरण देकर समझाइए। तो क्लोरीन अभिक्रिया भी पढ़ना है वहां पर आपको।
तो क्लोरीन अभिक्रिया में यह भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा भी है इससे पहले 10th में, 9th में कई क्लासों में पढ़ा है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हुए NaCl का उत्पादन किया गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगता है, इसलिए सांकेतिक रूप से यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया था। अब आइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि सत्याग्रह आश्रम का देखिए एक बार स्थापना और हो रहा है। ठीक, पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले सत्याग्रह आश्रम आपने और पढ़ा है 1921 में। 1921 में आपने पढ़ा है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? रायपुर में हुई थी। याद आया? कब? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-21 का समय चल रहा है। जब तक 22 नहीं आएगा, 5 फरवरी 1922 में जब तक आंदोलन को नहीं रोका जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। डेट को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1921 में रायपुर में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ही किया जाता है। वो रायपुर में रहता है, उस समय रहता है। अब यहाँ पर दोबारा आपको देखने को मिलता है कि फिर से यहाँ पर एक बार सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जा रही है, लेकिन कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की जा रही है। यह समय है 1 मई 1930 का समय है। यहाँ पर देखिए कहाँ पे किया जाता है? तो धमतरी में किया जाता है और नथु जी जगताप होते हैं, उनके घर निवास पर ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जाती है। क्योंकि बनी बनाई बिल्डिंग कहाँ मिलेगी, तो किसी न किसी निवास को ही बनाया जाता है। आप देखते हो कई शासकीय कार्य किसी निजी भवन से ही संचालित होते हैं, आज भी हो पा रहे हैं। जहाँ पर भवन नहीं है, गांव गांव में कहाँ भवन तुरंत मिलेगा, बनेगा तब होगा। तो यहाँ पर नथु जी जगताप हैं, उनके निवास का एक घर कक्ष ले लिया जाता है और वहां पर सत्याग्रह आश्रम का बाकायदे स्थापना कर दिया जाता है। यह कब होता है? 1 मई 1930 को। डेट याद रखिएगा, इस डेट से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है पर उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ पर स्थापनाकर्ता कौन रहते हैं? आपके वही फेवरेट पंडित सुंदरलाल शर्मा जी करते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का संबंध दो जगह से हो गया। एक तो यहाँ पर धमतरी से हो जाता है, ठीक है, दो जगह से याद कर लेंगे। सुंदरलाल शर्मा जी का संबंध धमतरी से भी हो जा रहा है, इससे पूर्व रायपुर के सत्याग्रह आश्रम से भी हो जा रहा है। इन सत्याग्रह आश्रम का उद्देश्य क्या था बताइए? मैंने बता दिया है कई बार। क्यों सत्याग्रह आश्रम को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है बार बार? यहीं से तो उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, कि आप जब भी आपको वहां से नेतृत्व करता जो हमारे सुपीरियर बैठे हैं, वहां से जो भी निर्देश आएगा तो उसके बाद हम किस नियमों के तहत, किस कार्यक्रम के तहत हम सत्याग्रह करेंगे। तो बाकायदे वहां पर सब लोग रहते थे, आवासीय प्रशिक्षण होता था, किन किन चरणों से हमें गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आधे लोग प्रशिक्षण आप डांडिया से ही देख लो ना, डांडिया करते हो तो बाकायदे ट्रेनिंग लेते हो ना, डांडिया करना है हमको इस गरबा वाली नाइट में, तो सब आप स्टेप सीखते हो। और उसी में कोई तीसरा आ जाता है नया नया व्यक्ति, तो उसका तो टांग टूट जाता है, नहीं कर पाता है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है। इसी से समझ लो छोटे से उदाहरण से। इसी तरह से सत्याग्रह आश्रम में किस तरह से आपको वहां पर कार्यक्रम करने हैं, वहां पर आपको पूरा प्रशिक्षित किया जाता है। आपने देखा है वहां पर गट्टा चिल्ली सत्याग्रह में सत्याग्रहियों पर गर्म पानी जून महीने में भी डाला गया था, लेकिन वो अपनी चीजों से नहीं हटे थे। सबने एकता के साथ वहां पर, उसी में किसी को नहीं पता होता तो अरे गर्म लगा करके भाग गया होता, लेकिन नहीं, ये सत्याग्रह इसी रूप में होगी। पहले से फॉर्म बना दिया जाता था, रूपरेखा तैयार कर दी जाती थी, इस रूप में चलेगी। कितने भी यातना दी जाए आपको सहन करना होगा, ठीक है। ऐसे करके वहां पर शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता, सब हिसाब से आपको वहां पर सत्याग्रही बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की दोबारा स्थापना होती है, इस क्षेत्र में भी की जाती है। तो याद रहेगा आप दो जगह पंडित सुंदरलाल शर्मा से एकदम जोड़ लीजिएगा, सत्य ही सुंदर होता है, इससे कर लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। लिख लीजिए नहीं तो इसको बनाते हुए। सत्य सुंदर है, सत्य सुंदर होता है, जो भी लिखना हो लेकिन सत्य सुंदर होता है। तो सत्य से सत्याग्रह आश्रम और पंडित सुंदरलाल शर्मा। सत्याग्रह आश्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा दो जगह किया गया है, एक रायपुर में सत्याग्रह आश्रम जो 1921 में किया गया है, और एक यहाँ पर 1930 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है?
धमतरी में किया गया। यह आपसे बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाए या एक ही क्वेश्चन में 2 बार पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए इस बार, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, यहाँ पर हम आगे की कार्यवाही देखते हैं क्या हुआ था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, पट्टा मत लो कर मत दो। पट्टा मत लो कर मत दो से यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो रायपुर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। तो यहाँ पर पट्टा मत लो और कर मत दो, ये चीज शुरू में कब आया था? 1930 में आया था। और इसके जो प्रणेता हो जाते हैं वो ठाकुर प्यारेलाल हो जाते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस सब्जेक्ट को लेते हुए। अब यहाँ पर देखते हैं ये 2 जगह हुआ था, रायपुर में भी हुआ था और बिलासपुर में हुआ था। 2 जगह यह महत्वपूर्ण यह आंदोलन चलाया गया था। होता क्या था कि जो यहाँ ब्रिटिश जो कानून चल रहा था उसमें क्या करते थे, जो हमारी भारतीय जो जनता थी उनको इन लोग पट्टा में दे देते थे, जमीन पट्टा में दे देते थे, फिर उसके बाद उनके नाम से पट्टा बना देते थे उस भूमि का, उसके बाद कर भी लेते थे। उस जमीन का पट्टा देने के बाद कर क्यों लेना, लेकिन पट्टा देने के बाद भी, उस भूमि का देने के बाद भी उनसे फिर कर वसूलते थे जो उपज होता था और भूमि का टैक्स लेते थे। तो यहाँ पर सीधे सीधे अब विरोध चालू हो गया है कि ना हमको पट्टा लेना है ना ही हमको कर देना है। तो इसी को एक स्लोगन के रूप में याद रखना है कि पट्टा मत लो और कर मत दो, सीधे सीधे याद रखना है। इसके प्रणेता रायपुर से शुरुआत होता है, हो जाते हैं यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाते हैं। फिर यही चीज होते रहता है तो इनके ऊपर अब गिरफ्तारी का चलता है, तलवार लटक जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी होने का यहाँ पर जो समय है उसको याद रखिएगा, 25 जून 1930। ये 25 तारीख है, 6वां महीना है, 25 जून 1930 को इनको गिरफ्तार किया जाता है और 1 वर्ष का साधारण नहीं कठोर कारावास दिया जाता है। जो उच्च शीर्ष नेता होते हैं उनको बार बार यहाँ पर गिरफ्तारी का यहाँ पर पाबंदी लगाया जाता है और छोटे मोटे अपराध के साथ ही इनको कठोर कारावास दे दिया जाता था। इस प्रकार से इनकी चीजों को याद रखिएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से बार बार क्वेश्चन आया है कि पट्टा मत लो कर मत दो का यहाँ पे प्रणेता कौन है, तो सीधे सीधे रायपुर से याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। उसके बाद हम देखते हैं कि यही सेम चीज बिलासपुर में भी चल रहा था। बिलासपुर में इसके कौन हो जाएंगे नेतृत्वकर्ता? गजाधर साव। यहाँ पर गजाधर यहाँ पर सीधे सीधे ऐलान किए थे कि बिलासपुर में भी पट्टा नहीं लेना है, कर नहीं देना है। तो ये पट्टा मत लो कर मत दो से 2 लोगों का नाम यहाँ पर जुड़ जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और गजाधर साव का। चलिए रायपुर में आपने देख लिया था कि रायपुर में क्या क्या कार्यक्रम हुए थे नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, जो भारत में यहाँ पर मार्गदर्शन जैसे जैसा मिलता जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन मध्य प्रांत साथ में छत्तीसगढ़ में होता चला जा रहा था। सबसे पहले हमने देखा था पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। उसके बाद देखा गया था कि नमक कानून तोड़ा गया था पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। उसके बाद देखा गया था कि रायपुर का राजनीतिक परिषद का बैठक हुआ था, वो भी याद करना है आपको। ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं? रायपुर में चल रही हैं। और हमने उसके बाद देखा कि यहाँ पर पट्टा मत लो कर मत दो आंदोलन चल रहा था रायपुर में। यहाँ पर प्रणेता हो जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद बिलासपुर में प्रणेता हो जाते हैं गजाधर साव। बिलासपुर में और भी कार्यक्रम हुए हैं। देखिए आपका यहाँ पर आंदोलन का केंद्र 4-5 प्रमुख शहर रहे बहुत ज्यादा बृहद पैमाने पर। रायपुर तो रहा ही रहा, उसका तो ऐतिहासिक महत्व है रायपुर का। बिलासपुर का भी ऐतिहासिक महत्व है, कलचुरी काल पुराने समय से भी आप देख रहे हो। तो बिलासपुर में भी सारे आंदोलन किए गए हैं। फिर धमतरी में भी किए गए। धमतरी तो सीधे सीधे आंदोलनकारियों का जन्म स्थल ही है, तो वहां से भी हुए हैं। दुर्ग में हुए हैं। और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमुख जगह मिलेंगे जो आपका मध्य क्षेत्र, देखो आप सरगुजा को ऐसे ऊपर करके हाइट कर देना, बस्तर को हाइट कर देना, बीच के क्षेत्र में आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। हम यहाँ पर चलते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में क्या हुआ था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन हो रहा था? तो बिलासपुर में आपको प्रमुख चीजें याद रखना है कि नमक कानून तो तोड़े ही गए थे, बिल्कुल पंडित रविशंकर शुक्ल है उनके तर्ज पर ही नमक कानून तोड़ा गया था। साथ में यहाँ पर एक विशेष कार्य क्या होता है, झंडा फहराया जाता है।
जो यहाँ पर तिरंगा झंडा अपनाया जाता है उस समय उस झंडे का यहाँ पर बिल्कुल लहराने का काम होता है। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलेंगी बिलासपुर में। उसी परिप्रेक्ष्य में क्रांति कुमार भारती का उद्भव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्रांति कुमार भारती का नाम आपको बिलासपुर की ओर ले जाना है। चलिए हम देखते हैं कि बिलासपुर में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इस आंदोलन के। बिलासपुर में होता है शनिचरी पड़ाव, इसको याद रखना है। शनिचरी बाजार आप सुने हो, शनिचरी पड़ाव वहीं से याद करना है। यह समय है 17 अप्रैल 1930 का दिन। रायपुर में भी अप्रैल में ही चालू हुआ है, 6 से 13 अप्रैल शुरू हो गया था। फिर 15 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। फिर देखिए आपको यहाँ पर 17 अप्रैल इस तरफ भी चल रहा है, सब सिमिलर चल रहे हैं। देखिए एक तरफ रायपुर में चल रहा है, एक तरफ बिलासपुर में चल रहा है, एक तरफ धमतरी में चल रहा है, एक तरफ दुर्ग में चल रहा है। सब एक ही समय में चले क्योंकि 1930 का समय सबके लिए बराबर कर दिया गया था। तो जैसे जैसे वहां पर से आपको निर्देश मिलते जा रहे थे सब यहाँ पर कार्य चल रहे थे। हमने इससे पहले भी देखा है कि स्वराज दल अगर भारत में गठित हुआ है तो पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत में भी गठित हुआ था। यहाँ से भी नेता चुने गए थे। उसी तरह से जब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आगे जब जब यहाँ पर निर्देश मिलता जाएगा वैसे वैसे एक साथ कार्यक्रम चलते जाएंगे। देख रहे हो समय को याद रखना है, एक तरफ रायपुर में चल रहा है तो एक तरफ बिलासपुर में भी चल रहा है। तो ये 17 अप्रैल है 1930 का समय है। यहाँ पर होता है बिलासपुर में शनिचरी पड़ाव। पड़ाव का मतलब इसी रूप से क्वेश्चन पूछा जाए कि शनिचरी जो मतलब स्थल है वहां पर सीधे सीधे अब होता है एक सभा का आयोजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका संबोधन सीधे सीधे याद रखिएगा सेठ गोविंद दास करते हैं। देखिए आपको बीच बीच में सेठ गोविंद दास दिख जा रहे हैं, ये बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व इनका हो जा रहा है। इस तरह के नाम से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब देखिए इनको 3 जगह आप याद कर रहे हो, याद करो कहां कहां कर रहे हो। एक जगह कहां पे आया, स्वराज दल में। स्वराज दल के अध्यक्ष। देखिए यहां से क्वेश्चन आए तो आप लोग अक्सर दूसरे नेता यहाँ पे दिखेंगे तो आप उनको ले लोगे, लेकिन आपको स्वराज दल का यहाँ पर सेठ गोविंद दास को याद करना। मैंने कैसे याद दिलाया था कि भारत में स्वराज दल के नेता कौन बने थे, चित्तरंजन दास। तो ये दास दास से पकड़ना है आपको कि नहीं, छत्तीसगढ़ में भी दास ही बने थे, मध्य प्रांत में कोई दास ही बने थे क्योंकि भारत में चित्तरंजन दास थे। इस दास से पकड़ लीजिएगा। सेठ गोविंद दास को भी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नेतृत्व दिया गया था। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के अध्यक्ष यही बने थे। फिर दूसरा क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरा याद करिए। हाँ एकदम राइट। देखो ये आंसर आपके पास से आया ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है पढ़ने वालों के साथ जैसे आंसर आता है। और एकदम सही बोला आपने। रायपुर का जो राजनीतिक परिषद होता है वहां पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। रायपुर एक जगह आप लोग इसको लिख लेंगे क्योंकि ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। जो लिख लिए, जो आपको मिल गया, जो आपको गागर में सागर मिल गया वो बार बार आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बार में जब आप पढ़ोगे ना तब आपको इसको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा कि सेठ गोविंद दास को हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था। तो एक जगह पढ़ लिए याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए, तीनों एक साथ हो जाएगा क्योंकि सेठ गोविंद दास का नाम आपको कम मिलता है लेकिन उतना ही ज्यादा प्रमुखता के साथ मिलता है। तो चलिए फिर से देखते हैं सेठ गोविंद दास का संबंध 3-4 चीज से हमको अब तक मिल चुका है। एक तो मध्य प्रांत और स्वराज दल के यहाँ छत्तीसगढ़ से स्वराज दल के यह अध्यक्ष होते हैं, यही यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि रायपुर में राजनीतिक परिषद का जो बैठक होता है जो 15 अप्रैल 1930 को हो रहा है, वहां के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, सेठ गोविंद दास हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इनके साथ कुछ समस्या आ गई थी। इनके साथ नहीं, मतलब इस सम्मेलन के साथ समस्या क्या हो गई थी कि यह होना था कब, 13 अप्रैल 1930 को होना था। पर क्या हुआ था यहाँ पर
कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसकी अध्यक्षता करनी थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था किसी केस में, जिस कारण से वो 13 तारीख को नहीं आए। 2 दिन बाद बढ़ाते हुए तिथि को 15 अप्रैल 1930 को यहाँ पर किसको अध्यक्षता दी गई? सेठ गोविंद दास को इस परिषद की अध्यक्षता रायपुर में दी गई थी। देखिए यह कहाँ कहाँ आपको दिख रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, सारे चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रीम पार्ट है ये सब ना, एकदम ध्यान रखना है। और यहाँ आप देख ही रहे हो कि 17 अप्रैल 1930 को बिलासपुर का जो सनिचिदी पड़ा हुआ था, वहां के ये मुख्य संबोधन करता है, जो आप संबोधन देखते हो करते हुए उसके मुख्य संबोधन करता हो जाते। संबोधन करता से याद रखना है ना यहाँ पर ये चीज को। फिर यहाँ पर देखते हैं कि इस जो सनिचिदी पड़ाव चल रहा था, इसके और भी सदस्य हैं, उनको भी देखते हैं। बिलासपुर से कौन जुड़ जाते हैं? बैरिस्टर छेदीलाल, ये हो जाते हैं। शिव दुलारे मिश्र, दुलारी से हमने कई बार इसको याद किया है, तो शिव दुलारे मिश्र हो जाते हैं। फिर एक आपको नया नाम दिख रहा है सहगल के करते हुए, अमर सिंह सहगल, एक नया नाम आपको दिख रहा है इस सनिचिदी पड़ाव से। फिर यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने व्यक्तित्व है। ये 3 आपको अच्छे से जान रहे हो आप कि यहाँ पर बैरिस्टर छेदीलाल है, शिव दुलारे मिश्र है और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव है और अमर सिंह सहगल है। देखिए आपको मैचिंग करो, सही जोड़ो संबंध में भी पूछा जाता है कि ये व्यक्तित्व का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको देख रहे हो बार बार बिलासपुर से ये दिख रहे हैं, इनका संबंध इस क्षेत्र से है। एक नया हो जाते हैं यहाँ पर अमर सिंह सहगल। देखिए इसमें होता क्या है कि सनिचिदी पड़ाव होता है, मतलब वहां पे एक सभा का आयोजन किया जाता है। जो भारत में जो नमक कानून तोड़े जा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहे हैं, उसका यहाँ पर भी पूरा कार्य किया जा रहा है। बाकायदे सभा का आयोजन किया गया है, बिलासपुर में हम देख रहे हैं ना, बिलासपुर के सनिचिदी पड़ाव में हो रहा है। यहाँ पर ये सेठ गोविंद दास उस सभा का संबोधन करते हैं, इतने सारे नेतृत्व करता रहते हैं। ये तो मुख्य नाम है, वो तो पूरा जन सैलाब का काम है। आपको पता तो है ही कि ये 4 लोग की लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो सामने नाम आ रहा है बार बार, वो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और जानने के लिए जरूरत भी है। बाकी जनसमूह का यहाँ पर नाम तो नहीं मिल रहा, लेकिन थे वहां पर, सबका यहाँ पे योगदान रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट में ये सब होने संबोधन हो जाता है, तो लास्ट में क्या करते हैं, जो सलाइन होता है, बॉटल जो आप ड्रिप चढ़ाते हो, देखे होगे अस्पताल वाला, उस सलाइन में नमक मिला होता है, देखिएगा, उसको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा वहां पे क्या किया जाता है, नमक बनाया जाता है। सांकेतिक रूप से नमक का निर्माण करते हुए बताया जाता है कि हमने भी बिलासपुर में नमक कानून तोड़ा है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जो क्वेश्चन बनने का यहाँ पर पूरा उम्मीद है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। रायपुर का राजनीतिक परिषद आपने देखा अभी इससे पहले, एक तरफ रायपुर में चल रहा है, रायपुर के वहां पर कौन हो जाते हैं, सेठ गोविंद दास हो जाते हैं। और गोविंद दास क्यों होते हैं यह मैंने बताया है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्षता करने आ रहे थे, जो कि 13 अप्रैल 1930 को फिक्स किया गया था। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे यह तिथि जो 13 अप्रैल फिक्स रहती है रायपुर में, वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर कौन आते हैं, सेठ गोविंद दास को अध्यक्षता बनाया जाता है। ये तो रायपुर की बात हो गई, ठीक ना। अब आते हैं बिलासपुर में भी एक ऐसी राजनीतिक सम्मेलन चल रहा है। बिलासपुर का राजनीतिक परिषद का यहाँ पर सम्मेलन होता है, जो 1930 का ही समय, सिमिलर लगभग इसी समय चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए निर्णय क्या लिया जाता है। यहाँ पर देखिए बिलासपुर में नमक कानून तोड़ने के साथ साथ झंडा फहराने का भी कार्यक्रम रहता है, जबकि रायपुर में हमको नहीं देखने को मिला है। बिलासपुर में कुछ स्पेशल कार्य किए जाते हैं कि हमको उसमें शामिल किए थे कि हम तो नमक कानून तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे सांकेतिक रूप से। यहाँ पर सोडा NaOH और HCl मिलाकर बनाया भी गया है। उसके साथ यहाँ पर झंडा फहराने का भी काम किया गया है। कुछ क्रांतिकारी आपको यहाँ पर कार्य देखने को अलग से मिलेंगे। तो यहाँ पर एक निर्णय यहाँ पर क्या लिया गया था कि बिलासपुर का जो टाउन हॉल है वहां पर झंडा फहराया जाएगा। इसकी अध्यक्षता को आपको याद रखना है, सीधे सीधे बैरिस्टर छेदीलाल हो जाएंगे। यहाँ पर वहां पर रायपुर में कौन थे, सेठ गोविंद दास थे। तो बिलासपुर में इसी राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष अब कौन हो जाते हैं, यहाँ पर बैरिस्टर छेदीलाल हो जाते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन
CGPSC, CG व्यापम अन्य एग्जाम में पूछा गया है इससे ये नाम को। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको दो डेट याद रखना है, एक 17 और 18 को। 17 मई 1930 को कुछ खास काम किए थे उसको नोट करके रखना है, बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जो आ रहा है उसी को याद कर लेना। 17 मई 1930 का दिन याद रखना है। अप्रैल मई देखो सिमिलर चल रहा है, रायपुर में अप्रैल में हो रहा था ये, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मई में हो रहा है, तो लगभग सेम समय है। एक नीचे हम देखेंगे जो 18 मई को होगा, दोनों डेट को याद करते हैं, क्या हुआ था वह देखते हैं। 17 मई जो शुरुआत था एक उसमें क्या हो रहा था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद का गठन किया गया था। जिला परिषद, जिला राजनीतिक परिषद जो एकदम राजनीतिक पद वाला समय होता है वह है। यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद का गठन किया गया था, एक तो यही याद रखना है। यहीं पर क्या करना है कि आपको और याद रखना है, बैरिस्टर छेदीलाल इसके अध्यक्ष है। यहाँ पर राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता कर उनका एक बार और आपको यहाँ पर फिर से देखना है क्या किए थे यहाँ पर, तो बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। यह क्वेश्चन इसी लाइन से पूछा गया है, यह क्वेश्चन CGPSC, CG व्यापम में पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। बिलासपुर की बात हो रही है ना, रायपुर की नहीं, बिलासपुर की बात हो रही है, तो सीधे सीधे आपको बैरिस्टर छेदीलाल को आपको आंसर लेना है। अब आते हैं उसके दूसरे दिन, 17 मई को देख लिया, यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल ने राजनीतिक परिषद का गठन किया, यह लाइन एकदम याद रखना है। फिर उसी दिन क्या हुआ था कि 17 मई को ही 1930 को क्या हुआ था, जो यहाँ पर बैरिस्टर छेदीलाल थे वो बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराते हैं। बिल्कुल अपोजिट, ब्रिटिशों से बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है। यहाँ पे ब्रिटिशों की टेढ़ी नजर सब पे पड़ते जा रही है, एकदम डायरेक्ट टक्कर चल रहा है देखिए सब जगह। फिर यहाँ पर 18 मई दूसरे दिन आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपको एक प्रमुख नाम मिलेगा जो जहां से क्वेश्चन बार बार उठे हैं। मैंने बताया ये सब क्रीम पार्ट है पढ़ाई के, सब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर से क्रांति कुमार भारती का आपको नाम याद रखना है, यहाँ भारती बोले या भारतीय बोले, इस तरह से भी लिखा रहे तो यही रहेंगे भारतीय या भारतीय। तो यहाँ पर क्रांति कुमार भारती का नाम आपको याद रखना है। इनके नेतृत्व में जुलूस निकाला जाता है, यहाँ पर से क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, या तो इस टाइम से पूछा जा सकता है या फिर इनके नाम से पूछा जा सकता है या फिर इनके कार्यों से पूछा जा सकता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में किसने जुलूस निकालने का कार्य किया था, तो जुलूस के नाम से आपको इनको याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन पलट कर 3 प्रकार से बन सकते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर क्रांति कुमार भारती बिलासपुर में कब जुलूस निकालने का कार्य किए थे, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 18 मई 1930। फिर अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 18 मई 1930 को किसने जुलूस निकाला था, क्रांति कुमार भारती। फिर 18 मई 1930 को किसके द्वारा, क्रांति कुमार भारती के द्वारा क्या कार्य किए गए थे, तो जुलूस निकालने का कार्य किया गया। देख लो ना, उसी में से क्वेश्चन निकल रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नया है, लेकिन क्वेश्चन उसी में से घूम घूम कर बनते हैं। कोई इन्होंने जो कार्य किया है कार्य को कैसे बदल सकते हैं, तो वही क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वह समय आता है कि यहाँ पर पूरे देश में वानर सेना का गठन होता है। वानर सेना के नाम से आपको एक बच्ची याद करना है। कौन बच्ची याद करना है, इंदिरा, ठीक है, छोटी सी इंदिरा उस समय रही नहीं उस समय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बढ़ती हुई बालिका जो क्रांतिकारी स्वभाव की रही है उस समय, पूरे भारत में वानर सेना का गठन किया जाता है और वहां पर इंदिरा गांधी का भी एक नेतृत्व देखने को मिलता है। उसका नाम रहता है पूरे भारत में इंदिरा वानर सेना रहता है। आपको भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा तो वहां से भी बना लीजिएगा, दोनों को अपन यहाँ पर एक जगह पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसी तरह मध्य प्रांत में भी वानर सेना का गठन किया गया था। अब सवाल आता है कि वानर सेना का गठन क्यों किया गया था, सवाल आता है ना कि वानर सेना का गठन क्यों किया गया था। तो वानर का मतलब ही हम बच्चों से सीधे जोड़ लेते हैं। बच्चे इतने मतलब उम्र के रहते हैं जो थोड़ी सी सोच समझ रखते हैं और उनके अंदर एक विचारधारा रहती है उस ब्रिटिश कानून के विरुद्ध के। तो यहाँ पर होता है कि अंग्रेजों का देखिए यहाँ पर जो डाक विभाग था स्थापित हो चुका रहता है।
तो जितना भी आपको संचार प्रणाली देखने को मिलता है सारे ब्रिटिशों ने उस समय कर रखे थे। तो डाक विभाग की स्थापना आप देख रहे हो भारत में भी स्थापित है और मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ में भी रहा डाक विभाग। छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते हो कि यहाँ पे स्मिथ, कैप्टन स्मिथ डाक विभाग के सबसे प्रथम यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, पदस्थ होते हैं, कैप्टन स्मिथ। क्या होता है कि यहाँ पर जब भी डाक आता था तो ये जो कैप्टन स्मिथ है सब अधिकारी अपने कर्मचारियों को लगा के रखते थे कि जो भी डाक आता है सबको खोलकर पढ़ना है। तो जब क्रांतिकारी का कैसे प्रसार होगा आप बताइए। जो भारतीय थे इसी माध्यम से ही आगे बढ़ रहे थे, जो जो वो स्थापित करते थे उसी का उपयोग ये अपनी आजादी के लिए करते थे। तो जो भी डाक एक दूसरे को संचार प्रणाली प्रसार करने के लिए, एक दूसरे तक खबर भेजने के लिए करते थे, तो जो स्मिथ के नेतृत्व में जो भी यहाँ पर कर्मचारी रहते थे सारे लेटर को खोलकर देखते थे और उनको पता चल जाता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ भारतीय सोचे कि अब हम क्या करते हैं, तो पूरे भारत में चला, फिर नेतृत्व में निर्देशन आया कि वानर सेना का गठन किया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनके हाथों से ही वह प्रसार किया जाएगा, वो लेटर रखेंगे और हमारी बातों को जो भी हम कहेंगे वहां तक पहुंचा देंगे। अब बच्चे क्या है, अलबेला नाचते खेलते घूमते घूमते गुलताइया मारते मारते कहाँ पहुंच गया, अगले तक। किसी को शक भी नहीं होता था, अरे बच्चे तो हैं, खेल तो रहे हैं, चाइल्ड है, क्या करेगा ये हमारा। लेकिन वहां जाके बताते थे आज यहाँ पर बैठक रखी गई है, इस टाइप से इस तरह से, है ना। आज वहां पर बुलाए हैं काका जी, चलना है, मीटिंग रखे हैं, बैठक है, ऐसे करके खबर पहुंच जाता था। तो एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया बच्चों से, बच्चों पर शक नहीं होता था, बच्चों पे इस तरह से मारकाट नहीं करते थे और बच्चों से घूमते बच्चे खेलते खेलते अपना लाठी घुमाते घुमाते बच्चे अपना पहुंच जाते थे, एक दूसरे तक खबर का प्रसार कर देते थे। इस तरह से वानर सेना का गठन किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ में भी यही कार्य हो रहे थे। यहाँ पर वानर सेना का गठन हुआ था। हम देखते हैं समय और स्थान और नेतृत्व, क्या क्या आपको याद रखना है जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं 1930 और 1932 में 2 बार वानर सेना का गठन आपको देखने को मिलता है। हमको एक जगह लिखना है, ठीक है। आप एक बार 1932 में सेकेंड राउंड में पढ़ोगे, फिर फर्स्ट राउंड यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, उसमें हम एक साथ देख लेते हैं, दोबारा पढ़ना रहेगा तो फिर से पढ़ लेंगे, इसी को याद हो जाएगा। तो 1930 का समय है, हालांकि 1928 में ही गठन कर दिया जाता है, लेकिन हम इसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में देख रहे हैं। फर्स्ट है ये और यह सेकंड देखेंगे दोबारा हुआ था। यहाँ पर शुरू में सबसे पहले बिलासपुर में हुआ था वानर सेना का गठन। तो यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं, ये नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं वासुदेव देवरस, इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे पहले शुरू कहाँ हो रहा है, आप क्रम से भी देख रहे हो, 1930 में ही बिलासपुर में शुरू हो चुका है। तो वासुदेव देवरस का नाम याद रखेंगे बिलासपुर से। फिर हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड चरण, जो द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ था, वह 1932 में हुआ था, जहां पर आपको कई कार्य और देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो ये 1932 में भी यहीं पर याद कर लीजिए कि रायपुर में उस समय किए थे और यहाँ पर बलीराम दुबे उसके नेतृत्व करता थे। बलीराम दुबे या आजाद, ऐसा भी क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तो, क्योंकि कुछ सोर्स में आजाद लिखा होता है तो वह भी हम इनकार नहीं करते हैं। तो बलीराम दुबे स्पेशल याद रखना है, अगर बलीराम दुबे आजाद इस टाइप से आए तो भी चलेगा। तो यहाँ पर इसके नेतृत्वकर्ता बलीराम दुबे हो जाते हैं और इसके संचालक आपको और अच्छे से याद रखना है कि यति यतन लाल हो जाते हैं। यति यतन लाल जैन आपको अच्छे से याद है, शांति मुनि यति यतन लाल जैन, जिनका संबंध महासमुंद से रहा था, वही व्यक्ति है जो 2.5 साल की उम्र में राजस्थान से कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ की ओर आए थे, रायपुर में और महासमुंद में जो अपना पूरा जीवन क्रांति के लिए लगा दिए थे। तो वही व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा दिखते हैं। तो यहाँ पर वानर सेना का जो आपको रायपुर में यहाँ पर संचालक मिलते हैं, उन्हीं के संचालन में गठित होता है, तो यति यतन लाल जैन हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं एक बार और याद करने कि बिलासपुर में हमको याद करना है वासुदेव देवरस, बिलासपुर में बिल लगा है, देखो इतना याद आया। बिल, चूहा का बिल, चूहा के बिल के आगे कोई रस टपकाना है आपको, ये ठीक, चूहा के बिल के आगे आपको रस टपकाना है ताकि चूहा आए
और उसको हम पकड़ लें। तो बिलासपुर में रस करोगे तो वासुदेव देवरस करके याद आ जाएगा। और भी कुछ टेक्निक आता है तो देख लेना, मुझे इतना सही लगा। तो बिलासपुर में बिल करना है और यहाँ पर रस को ऐसे वहां पर गिरा देना है ताकि चूहा आएगा। तो बिलासपुर में वासुदेव देवरस कुछ तो याद आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लेना है। क्योंकि ब करोगे तो दोनों में तो ब आ रहा है ना, इसमें वासुदेव बोलोगे तो ब आ रहा है, इसमें बलिराम बोलोगे तो ब आ रहा। एक ठो आप निकाल लिए तो दूसरा तो रिफाइंड हो ही जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक लगा के देखना, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत सारे कई बार मिलेंगे, कई बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों में कंफ्यूजन होता है कि बलिराम भी ब है, बिलासपुर भी ब है, वासुदेव भी ब है, तो किसमें कौन सा लेंगे। तो आपको यहाँ पर रस से याद कर लेना है, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और वैसे फिर यहाँ पर रायपुर में आते हैं तो बलिराम दुबे, आप पढ़ते पढ़ते बलिराम दुबे को अब याद कर लिए हैं कि इनका संबंध रायपुर से है। चलिए, बिलासपुर में और भी कार्यक्रम हुए हैं। आप क्रांति कुमार भारती को देख रहे हो, एकदम क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। क्रांति कुमार भारती का नाम आपको बिलासपुर में ही आपको जोड़कर रखना है, ठीक है। इनका नाम जब भी आए तो बिलासपुर सीधे आ जाना है। यहाँ पर देखते हैं कि बिलासपुर के शासकीय स्कूल में झंडा फहराने का काम किया गया है। बिलासपुर में हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल काम हुए, नमक कानून तोड़ने के साथ साथ झंडा फहराने का काम हुआ है, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां मिल रही हैं। यह समय है 4 अगस्त 1930 का समय, डेट को याद रखना होगा क्योंकि यह काम क्या हो रहा है, कुछ स्पेशल हो रहा है। 4 अगस्त 1930, एकदम आग बबूला वाले व्यक्ति हैं। क्रांति, क्रांति मने आग, इस तरह से करना है। तो चारों तरफ इनके दिमाग में आग लगी हुई है। अब ये नया नया काम करते हैं। देखिए कार्य क्या कर रहे हैं कि क्रांति कुमार भारती ने स्कूल में झंडा फहराया। वहां का जो बिलासपुर का शासकीय स्कूल था वहां पे झंडा फहराते हैं। और क्या होता है फिर उसके बाद 2-3 दिन तक ये झंडा नहीं उतरता है, मतलब 2-3 दिन तक झंडा रहता है। उसमें ब्रिटिश देखे नहीं रहते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन 2-3 दिन के बाद उनका नजर पड़ता है झंडे में, ये क्या है, ये तो झंडा लगाए हैं, अरे जल्दी उतारो झंडा, ये भारतीय झंडा यहाँ क्या कर रहा है, हम ब्रिटिश कहाँ है, ब्रिटिश झंडा लगाओ भाई। तो तुरंत उसको 3 दिन बाद देखे उस झंडे को उतारते हैं। तो ब्रिटिश पुलिस के उतारे जाने पर यहाँ पर उसी स्कूल के जो कैंपस के पूरे छात्र होते हैं सबका विरोध चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारा झंडा लगा है। तो छात्र भी देखिए कितने उत्तेजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस झंडा उतारने के कारण यहाँ पर छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन होता है और सब विरोध में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक छात्र का नाम याद रखना है, कालीचरण। ये इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस छात्र के द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया था, जिसको कारावास भी दिया गया था। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा था, झंडा उतारने का विरोध कार्यक्रम हो रहा था, इसमें एक छात्र थे विशेष रूप से सामने आए, कालीचरण। ये खास कर सामने आकर विरोध किए थे। बकायदे इनको सामने पाए लोग तो इनको सीधे गिरफ्तार करते हैं और जेल भेज देते हैं, कारावास दे देते हैं। अब इसी की आलोचना करते हैं कि भाई ब्रिटिश लोग, ये बच्चों को क्यों तुम कारावास दे रहे हो, यहाँ पर बताओ ये क्या काम किए हैं, सीधे विरोध तो कर रहे हैं, इनका बचपना भी तो देखे होते, छात्र तो है। तो यहाँ पर आलोचना करता कौन हो जाते हैं इसका, शिव दुलारे मिश्र एक सभा करके इस सारे कार्यों की आलोचना करते हैं। तो आलोचनाकर्ता में इनका नाम आपको याद रखना है, शिव दुलारे मिश्र। दुलारे से ये बच्चे दुलारे हैं सबके, तो दुलारे से दुलारे जोड़ लेना और कालीचरण इनका नाम याद रखना है, याद रखना है। बिलासपुर की सारी गतिविधियां हमने देख लिया। बिलासपुर में 3-4 काम जो प्रमुख हुए थे वो याद रखना है। रायपुर का गतिविधि देख लिए थे, रायपुर में क्या क्या हुआ था। अब चलते हैं लगे हाथ, इसी में दुर्ग की गतिविधियां भी चल रही थी। सारे सब यहाँ पर एक साथ कई क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा था। दुर्ग में आते हैं, दुर्ग में क्या कार्य हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो आप यहाँ देख रहे हो ये सारे कार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही आपको याद रखना है। यहाँ पर हो रहा था विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुके हैं। देखते हैं, विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना होती है और एक और बड़े काम होते हैं यहाँ पर, किसान सभा की। ये किसान सभा का गठन होता है। दोनों का यहाँ पर हम नेतृत्व करता देखेंगे और याद रखना होगा कि कहाँ पर क्या हुआ था। तो दुर्ग से याद आ गया विद्यार्थी परिषद का गठन और दूसरा किसान सभा का गठन हुआ था। देखिए अब यहाँ पर विद्यार्थी परिषद की स्थापना हो रही है, ये नाम से याद रखना है। सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा कि
कि दुर्ग में स्थापना हुआ था। विद्यार्थी परिषद उसमें आपको दिखेगा, बिल्कुल ले लेना है। किसान सभा की स्थापना, हाँ उसको भी ले लेना, दोनों हुए थे। यहाँ पर देखते हैं ये सब 1930 है, मैंने दोबारा लिख दिया है। अब नाम को याद करना है विद्यार्थी परिषद के नाम से, ये सब विद्यार्थी परिषद के आपको मेंबर्स मिल रहे हैं। चलिए याद करते हैं इसको। एक तो गंगाधर चौबे, दूसरा गणेश सिंगरौल, तीसरा चंद्रिका प्रसाद पांडे। पर ये कुछ समय के बाद भूल जाओगे, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ याद करना है। इसमें भी जी लगा है, इसमें भी जी लगा है और इसमें भी सी लगा है। जी जी सी कर लेते हैं इसको, जी जी सी कर लेते हैं। दो प्रकार से याद करेंगे ताकि ये मिस ना हो। जी जी सी करेंगे तो जी में गंगाधर चौबे कर लेते हैं, फिर जी में गणेश सिंगरौल कर लेते हैं, फिर सी में चंद्रिका प्रसाद पांडे कर लेते हैं। अब यह तो चलो याद कर, एक और याद करते हैं ताकि वह भी आपको याद आ जाए, मिस ना हो। यहाँ पर गंगाधर किसको बोलते हैं? गंगाधारी, जिनके सिर पर गंगा निकलती है, बिल्कुल वो शिव जी हैं जिनके सिर पे गंगा निकलती, गंगाधारी हो गए। ठीक, अब चंद्रिका प्रसाद किसको बोलते हैं? चंद्रिका प्रसाद, ये तो यहीं पर चंद्रिका लगाए हैं, हो गया। तो यहाँ पर चंद्रधारी, चंद्रमौली, याद आ रहा है ना, चंद्र जिसके सिर पर चंद्र धारण होता है उसे ही शिव बोला जाता है। और उसके बाद गणेश सिंगरौल कौन है? गणेश पुत्र, यहीं पे गोद में गणेश जी बैठा दो बस, ठीक है ना। तो तीन प्रकार से हो गया एक साथ मिक्स। यहाँ पर गंगाधर, चंद्रिका और गणेश, तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं। पूरा फैमिली यहाँ पर है, आपको दिख रहा है। और जी से भी एक प्रकार से याद करे रहना, तो तीनों नाम आपको यहाँ पर याद रहेंगे। ये सब दुर्ग में होने वाले विद्यार्थी परिषद के मेन सदस्य हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी फिर आ जाएंगे। दुर्ग में है, दुर्ग में आपको दो चीज प्रमुखता से याद रखना है। अब दूसरा चलते हैं, किसान सभा का गठन। यहाँ पर जो मेन होते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, यहाँ पर किसान सभा के मुख्य हो जाते हैं। 1930 दुर्ग, बिल्कुल वही याद रखना है। यहाँ पर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उदय राम का नाम याद रखना है। ये भारतीय इतिहास के यहाँ का दुर्ग के प्रमुख आपको इस समय के व्यक्तित्व मिलते हैं। किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोनों को नाम आपको एकदम याद रखना है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दुर्ग से ही है, दुर्ग, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और यहाँ पर उदय राम। तो देखो किसान सभा में नरसिंह भगवान का उदय हो रहा है, ठीक, ऐसे करके याद कर लेना। किसान सभा में लिख भी सकते हो, किसान सभा में नरसिंह का उदय। बस इतना करके याद रखना है कि किसान सभा में नरसिंह का उदय हो रहा है। तो किसान सभा से पूरा किसान सभा याद आ जाएगा दुर्ग का, और यहाँ पर नरसिंह से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल हो जाएंगे, फिर उदय से उदय राम हो जाएंगे। इस तरह से पकड़कर याद रखना है। अब हमने रायपुर देख लिया, रायपुर में जो जो कार्य हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में देख लिया, बिलासपुर के सारे कार्य, वहां पर क्रांति कुमार भारती को आपको स्पेशल याद रखना होगा, और बैरिस्टर छेदीलाल को भी याद रखना होगा। उसके बाद दुर्ग में हम देख लिए थे, दुर्ग में किसान सभा का गठन और विद्यार्थी परिषद की स्थापना देख लिए थे। हम यहाँ पर देखते हैं मुंगेली में, मुंगेली में भी कुछ विशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उस समय 1930 के ही समय देखने को मिलता है। यहाँ पर नेतृत्व करता आपको सीधे सीधे याद रखना है राम गोपाल तिवारी, मुंगेली राम गोपाल तिवारी, फिर गजाधर साव और कालीचरण शुक्ल। कालीचरण को फिर से आपको याद रखना है, यहाँ पर राम गोपाल तिवारी, गजाधर साव और कालीचरण शुक्ल। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल काम हो रहे हैं इस समय भी। यहाँ पर आपको पिकेटिंग देखने को मिलता है, मतलब शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन वगैरह आपको स्पेशल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मुंगेली में शराब दुकान के सामने आपको धरना प्रदर्शन का कार्य इन तीनों के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर एक और अच्छा काम देखने को मिलता है कि यहाँ पर नमक कानून तोड़ा जाता है। राम गोपाल तिवारी जो आप देखें यहाँ पर, और कालीचरण ने
नाले के पानी से किसी भी प्रकार से बनाए होंगे। संकेत तो देना था बस उनको, समुद्र तो है नहीं जो यहाँ पर नमक एकदम अच्छे से बन जाए, बस सांकेतिक रूप से उसकी मिट्टी को हटाते हुए, निकालते हुए उससे नमक का उत्पादन करते हैं या सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं। तो यहाँ पर नमक कानून यहाँ पर तोड़ा जाता है और कुछ व्यक्ति होते हैं जो इसको कुछ पैसे देकर खरीदते भी हैं ताकि वहां तक खबर जाए कि नमक कानून तोड़ा गया है करके। तो यहाँ पर जो मुंगेली में है, राम गोपाल तिवारी और कालीचरण का नाम से क्वेश्चन बना हुआ है कि यहाँ पर किसने सांकेतिक रूप से नाले के पानी से मिट्टी से नमक का निर्माण किया जो अंग्रेजों तक पहुंच गया था। तो राम गोपाल तिवारी और कालीचरण का नाम यहाँ पर आएगा। नाले का पानी, नाले का मिट्टी काला काला, ऐसे करके याद कर लेना, कालीचरण और राम गोपाल तिवारी, दोनों का नाम यहाँ पे याद रखना है मुंगेली से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या क्या कार्य, बहुत सारे विशेष कार्य हुए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। लेकिन आप यह तो जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ में कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसका विरोध कई प्रकार से हो रहा है। समुद्र नहीं है तो सांकेतिक रूप से NaOH और HCl मिलाकर यहाँ पर NaCl मतलब नमक निर्माण किया जा रहा है और बाकायदा उसके लिए जेल भी हो रहा है। पर तुमने संकेत भी क्यों दिया कि हम नमक बना रहे हो। तो ऐसा ऐसा यहाँ पर उनको गिरफ्तारी भी की जा रही थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो जब समुद्र नहीं है तो यहाँ पर विशेष और कार्य हुए थे। वह क्या कार्य हुए थे? बिल्कुल सही, जब यहाँ पर समुद्र नहीं है तो उसका एक और बड़ा कार्य हो रहा था यहाँ पर विरोध का। छत्तीसगढ़ राज्य में गट्टा सिल्ली से शुरू होता है, जून 1930 से शुरू होता है जंगल सत्याग्रह। जगह जगह जंगल कानून तोड़े जाते हैं। तो ये सबसे पहले आप देखते हो कि गट्टा सिल्ली सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हो गया। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सबसे पहला जो यहाँ पर आपको जंगल सत्याग्रह था वह कौन था? तो गट्टा सिल्ली हो जाएगा जंगल सत्याग्रह। वहीं पर धमतरी से शुरू होता है और पूरे मतलब छत्तीसगढ़ पूरा मध्य प्रांत में सबसे पहला अगर जंगल सत्याग्रह बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा? हाँ, प्रश्नों के स्वरूप पर जाइएगा। देखिए सबसे पहला बोला जाए, सब में पहला, और ऑप्शन में रहेगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, तो वह आंसर हो जाएगा। लेकिन वो कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, 1920 के समय हुआ था। अब वही क्रम को बढ़ते हैं तो 20 के बाद सीधे 1930 में आते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यहाँ पर होने वाले आंदोलनों में जहाँ समुद्री सीमा नहीं होता है तो उसका दूसरा असर हमको देखने को मिलता है, सीधे वन कानून यहाँ पर तोड़े जाते हैं और गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह से स्टार्ट होते होते हम अंतिम तक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जंगल सत्याग्रह है उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका जो वीडियो है वह भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उसी क्लास को तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, तो हम जंगल सत्याग्रह से आगे बढ़ेंगे क्योंकि पूरी की पूरी बृहद क्लास चली है उसमें, ठीक है। उसको जब जब आप देखना होगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बहुत सारे कम से कम 15-16 जंगल सत्याग्रह तो हुए हैं। उसी में मोहबना आ जाता है, उसी में रुद्री नवागांव वाला आ जाता है, बहुत सारे क्रम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना को याद कर लीजिए आप लोग।